बीए प्रथम वर्ष के पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के छात्रगण, सबसे पहले आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में नवागंतुक के रूप में आपका स्वागत है। आप पंडित मदन मोहन मालवीय के महान संस्थान में आप विद्यार्थी हैं और वो भी राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं। राजनीति विज्ञान आपका ऑनर सब्जेक्ट है। आपका भाग्य है कि आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहे हैं। कोरोना कोविड महामारी के कारण से सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, इसलिए क्लास नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले दिनों में आपके क्लास भी चलेंगे, आपके क्लास में शिक्षक भी जाएंगे और आप शिक्षकों से रूबरू हो करके आप शिक्षा ग्रहण करेंगे। मुझे जो राजनीति विज्ञान ने मुझे जो बीए पार्ट 1 में पेपर पढ़ाने को दिया है वह नेशनल मूवमेंट है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को हमको आपको पढ़ाना है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के इस पेपर में जो पहला अध्याय है वह है बैकग्राउंड ऑफ नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि। अब राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझना और समझ के आधार पर राष्ट्रीय आंदोलन को समझना यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्यों आपको राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाया जाता है राजनीति विज्ञान में? क्या राष्ट्रीय आंदोलन राजनीति विज्ञान का विषय है कि राष्ट्रीय आंदोलन इतिहास का विषय है कि राष्ट्रीय आंदोलन अन्य सामाजिक विज्ञान का विषय है? दरअसल राष्ट्रीय आंदोलन सामाजिक विज्ञान का विषय है। बिना राष्ट्रीय आंदोलन को समझे आप स्वतंत्र भारत को नहीं समझ पाएंगे। कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई, कैसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई, कितने वर्षों तक भारत गुलाम था, उस गुलामी में कौन कौन से राज्य, कौन कौन से राष्ट्र हमारे ऊपर उन्होंने शासन किया, उनके शासन का रूप क्या था, वो क्यों भारत में शासन करने आए, ये सब सवाल उससे जुड़े हुए हैं। भारत पर आक्रमण हुआ, सबसे पहले मुगलों ने आक्रमण किया। जो बाहर से आए थे उन्होंने पहले तो भारत को लूटा, भारत की संपत्ति को तहस नहस किया, भारत के आध्यात्मिक केंद्र को अराजक की स्थिति में पहुंचाया और भारत में राज्य करने की। हाँ रजनी जी, हाँ 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 बात हो गई। तो राष्ट्रीय आंदोलन के सारे सवाल राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के पहले भारत क्या था, क्या हो रहा था भारत में? मुगलों का शासन था, मुगल साम्राज्य था। मुगल साम्राज्य के पराभव के बाद विदेशी आधुनिक यूरोपीय देशों का आक्रमण भारत पर हुआ। वो व्यापार करने के लिए भारत पर आए, व्यापारिक उद्देश्य से आए, लेकिन व्यापार करने के उद्देश्य के साथ साथ यहां की जो राजनीतिक स्थिति थी, जो आपस में टकराव था, आपस में विभेद था, छोटे छोटे सामंतवादी राज्य थे, उन राज्यों में आपसी स्वार्थपूर्ण संघर्ष था। तो एक तरफ से भारतीय राष्ट्र या भारतीय राष्ट्र की एकता, अखंडता एकदम विच्छिन्न थी। तो जो विदेशी शक्तियां हमारे देश में आई, जो व्यापार करने आई, वो विदेशी शक्तियों को यह माकूल अवसर मिला कि क्यों ना भारत के लोगों पर शासन किया जाए। यह भाव उनके मन में आ गया। उनको लगा कि भारत के पास कुछ है नहीं, न ज्ञान है, न विज्ञान है, न संविधान है, न राज्य है, न राज्य की अवधारणा है, कुछ नहीं है। तो हम भारत पर शासन करके भारत को आधुनिक रूप से शोषण करने का हमें रास्ता है और इस रास्ते के आधार पर यूरोपीय देशों ने भारत पर
शासन करने का प्रयास किया। यूरोपीय देशों में कौन कौन से देश हमारे देश में आए? पुर्तगाली आए, डच आए, फ्रांसीसी आए और ब्रिटिश आए। पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी और ब्रिटिश, ये हमारे देश में आए। इनके बाद इनके आने के बाद सारे के सारे लोग व्यापार करने भारत में आए, अपनी कंपनी लेकर के भारत में आए। लेकिन बाद में केवल फ्रांसीसी और ब्रिटिश ही भारत में रह गए। पुर्तगाली और डच भारत से चले गए। ये दोनों राष्ट्र जो यूरोपीय राष्ट्र थे, ये राष्ट्र भारत में राजनीतिक शक्ति को अपने साथ जोड़ने के लिए कूटनीति में लग गए। 18वीं शताब्दी में क्या हुआ? 18वीं शताब्दी में कर्नाटक में फ्रांस और ब्रिटिशों में पावर को लेकर के देश में राज्य की सत्ता को हस्तगत करने के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें ब्रिटिश विजयी रहे और फ्रांसीसियों को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन ब्रिटिशों को जब फ्रांसीसियों पर विजय मिली तो उनके मन में शासन करने की इच्छा और बलवती हो गई। ब्रिटिशों ने सूबे के आधार पर, सूबे थे, बहुत से देश में सूबे थे, उन सूबे के आधार पर अपने साम्राज्य को खड़ा करने का प्रयास शुरू किया। मतलब ब्रिटिश साम्राज्य का केंद्र बिंदु जो था वह सूबा था, भारतीय सूबा था। और वह सूबा क्या था? बंगाल था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद की स्थापना बंगाल सूबे पर विजय के कारण हुई। उन्होंने बंगाल में सूबे पर लेकर के पलासी का युद्ध लड़ा, बक्सर का युद्ध लड़ा और नवाबों के साथ, नवाबों के आधार पर उन्होंने सूबे का शासकत्व स्वीकार किया। धीरे धीरे ब्रिटिश जो ब्रिटिश आए थे, उन्होंने मैसूर राज्य को जीत लिया, मैसूर के भूभाग को जीत लिया, मराठों के भूभाग को जीत लिया, सिंध के भूभाग को जीत लिया, पंजाब के भूभाग को जीत लिया। और इसके आधार पर उन्होंने, अंग्रेजों ने अपने शासन को बढ़ाना शुरू किया। इसका मतलब हुआ कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के माध्यम से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और माल एडमिनिस्ट्रेशन, कुशासन के माध्यम से उन्होंने अवध पर भी अपना शासन स्थापित कर लिया और 1856 में अवध को उन्होंने अपने साम्राज्य का अंग बना लिया। 1857 में, अब इसके आधार पर देखिए कि ब्रिटिश जो फ्रांसीसियों को हरा करके अपना साम्राज्य बढ़ा रहे थे, 1856 तक भारत के बड़े भूभाग पर अपनी राजनीतिक शक्ति को कायम कर लिया। 1857 में विद्रोह होता है और उस विद्रोह के कारण एनेक्सेशन, जोड़ने, राज्यों को, सूबों को जोड़ने की पॉलिसी को अंग्रेजों ने रोक दिया और ब्रिटिश शासक ने पूरे भारत पर 1857 तक पूरे भारत पर कब्जा कर लिया और अपने को इतना मजबूत कर लिया कि उनका विरोध करने का साहस भारतीय सूबों या भारतीय राजाओं के पास नहीं था। मतलब भारत धीरे धीरे युद्धों के माध्यम से, अंग्रेजी सुप्रीमेसी के माध्यम से, अंग्रेजियत के माध्यम से धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर कब्जा जमा लिया। मुगल अंपायर, जो मुगल साम्राज्य था, वो गिर गया था, समाप्त हो गया था।
भारत के जो शासक थे वो ज्वाइंट हो गए, संयुक्त हो गए, और संयुक्त होने के बाद भी भारत के शासक अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर सके। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के पास सोफिस्टिकेटेड, अत्याधुनिक हथियार थे और भारतीय राज्यों के पास अत्याधुनिक हथियार नहीं थे। अंग्रेजों की डिप्लोमेसी, कूटनीति भी गजब की थी। उस कूटनीति के माध्यम से अंग्रेज लगातार सूबों पर अपना प्रभुत्व बढ़ा रहे थे। भारत के पास कोई समर्पित नेतृत्व तो नहीं था। समर्पित, मुगल खत्म हो रहे थे, समर्पित नेतृत्व नहीं था। जब राष्ट्र के पास समर्पित और मजबूत नेतृत्व नहीं होगा तो राष्ट्र अराजक स्थिति में पहुंच जाएगा, और लगभग वही स्थिति उस समय थी। और उस स्थिति का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने पूरे भारत पर अपना कब्जा जमा लिया, और पूरे भारत पर कब्जा जमा करके उन्होंने साम्राज्य की स्थापना की। उस समय अंग्रेजों ने आर्थिक शोषण के आधार पर अपना काम शुरू किया। आर्थिक शोषण का मतलब क्या होता है कि ब्रिटिश शासन का मूल उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण था। वह अपनी महारानी का खजाना भर रहे थे। ब्रिटिश आए कैसे? ब्रिटिश भारत पर व्यापार के लिए आए, ट्रेड के लिए आए, और यह कहा किया है कि उससे भारत को लाभ होगा। लेकिन भारत के बाजार को अपने उत्पादनों के लिए खोलने के लिए उन्होंने भारत पर शासन करने का प्रयास किया, साम्राज्य फैलाया। और बाजार के आधार पर, आर्थिक संप्रभुता के आधार पर, बाजार के आधार पर धीरे धीरे ब्रिटिशों ने भारत को अपने कब्जे में ले दिया। ब्रिटिशों ने जो सूबे का रेवेन्यू था, जो उसका टैक्स था, आर्थिक व्यवस्था था बंगाल का, उसको प्राप्त करके अपने व्यापार में इन्वेस्ट किया, और उसके प्रॉफिट को, उसके लाभ को उन्होंने इंग्लैंड भेजा। इस थियरी को ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं। वेल्थ का पराभव, वेल्थ का मतलब संपत्ति का ड्रेन, संपत्ति का बहाव कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का 1813 तक ईस्ट इंडिया का प्रभुत्व भारतीय बाजार पर स्थापित हो गया था। ब्रिटिश जो नागरिक थे वो कंपनी के रूप में भारत आए, उन्होंने भारत के लोगों का शोषण करने का प्रयास किया। औद्योगिक क्रांति के नाम पर ब्रिटिशों ने भारत में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया, इकोनॉमिक शोषण किया, और इंडिया को अपना एक ऐसा बाजार बना लिया, एक ऐसा मैदान बना दिया जहां से आर्थिक शोषण का काम आसानी से ब्रिटिश शासक कर सकते थे। जो उनकी ट्रेड पॉलिसी थी, औद्योगिक पॉलिसी थी, वह इंडियन गवर्नमेंट के नाम पर अडॉप्ट की जाने लगी। ब्रिटिश शासन में क्या था? ब्रिटिश शासन भारत में कर रहे थे, लेकिन उसका नाम भारतीय शासक उन्होंने रखा। और पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन के नाम पर, सुरक्षा की नीति के नाम पर उन्होंने, ब्रिटिश शासकों ने भारत पर अपना आर्थिक साम्राज्य स्थापित किया। अब आप ये देखिए कि ब्रिटिशों ने एक और काम किया। उस समय भारत में गुरुकुल की परंपरा थी, संस्कृत का वर्चस्व था। विद्यार्थी गुरुकुल के माध्यम से अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे। ब्रिटिशों ने आधुनिक शिक्षा के नाम पर गुरुकुलों को खत्म किया। अंग्रेजी भाषा के माध्यम से, अंग्रेजी भाषा की संप्रभुता को, सुप्रीमेसी को स्थापित करने के लिए उन्होंने संस्कृत जैसे भारतीय भाषा को
दोयम दर्जे का बना दिया। तो एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के नाम पर ब्रिटिशों ने भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का काम किया। और यह साम्राज्य ने क्या जन्म दिया? संप्रदायवाद को जन्म दिया। इस साम्राज्य ने क्षेत्रवाद को जन्म दिया। इस साम्राज्य ने विभिन्न ग्रुपों में, विभिन्न सामाजिक समूहों में संघर्ष को जन्म दिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका परिणाम हुआ कि भारत एक अत्यंत गरीबी की स्थिति में पहुंच गया। इतना शोषण किया ब्रिटिशों ने कि भारत एकदम गरीबी की स्थिति में पहुंच गया। यह पृष्ठभूमि है। 100 वर्षों के बाद अंग्रेजों ने 100 वर्षों तक यह आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, सामाजिक शोषण, फूट डालो और शासन काल का काम किया। 100 वर्षों के बाद 1857 में भारतीयों ने ब्रिटिशों के खिलाफ एक क्रांति की शुरुआत की। यह क्रांति, इस क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के रूप में जाना जाता है। सावरकर ने प्रथम 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति कहा। लेकिन यह क्रांति पहली नहीं थी। 1857 के पहले भी छोटे छोटे स्तरों पर अनेक क्रांतियां होती रही हैं। उनका पता इसलिए नहीं चला कि ये छोटे छोटी क्रांतियां को अंग्रेजों ने अपने सैन्य बल से, अपने हथियारों की ताकत से उनको दबाने में सफलता प्राप्त की। कौन कौन से आंदोलन 1857 के पहले चल रहे थे? असम का खासी आंदोलन, सिंघोज आंदोलन, कुकीज का सिंघोज आंदोलन, नागाओं का आक्स आंदोलन, खोंडास का नॉर्थ वेस्ट में आंदोलन, संथाल का बिहार में आंदोलन, मुंडाओं का आंदोलन, हासियों का आंदोलन, भूमियों का आंदोलन, चौरों का आंदोलन छोटा नागपुर में हुआ, भील्स का आंदोलन जो घाट में हुआ, गुजर्स का आंदोलन, जाट का आंदोलन, गुजरात में कुलीस का आंदोलन, कोल्हापुर का आंदोलन इत्यादि अनेक आंदोलन। यह आंदोलन ब्रिटिशों के खिलाफ था, लेकिन इन आंदोलनों को ब्रिटिशों ने दबा दिया। और इन आंदोलनों का परिणाम हुआ कि धीरे धीरे भारतीयों के मन में 100 सालों बाद ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति विद्रोह का भाव पैदा हुआ। और इन आंदोलनों का समुच्चय ही 1857 की क्रांति का रूप था। 1857 की क्रांति का रूप राजनीतिक था, प्रशासनिक था, आर्थिक था, सामाजिक और धार्मिक था, सैनिक था, इत्यादि रूप में इसको आप देख सकते हैं। तो 1857 की क्रांति जो है, जो छोटे छोटे आंदोलन इस देश में 1857 की क्रांति के पास चल रहे थे, उनको मिला जुला करके हुआ। उसका रूप क्या हुआ उसका आप सभी जानते हैं। 1857 की क्रांति भारत में पॉपुलर विद्रोह का परिणाम था, जो अनेक वर्षों से धीरे धीरे सुलग रहा था। जो नेटिव स्थानीय राज्य थे, वे राज्य डर रहे थे कि इंग्लिश के नाम पर, अंग्रेजों के नाम पर हमारा राज्य समाप्त हो जाएगा। 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई मई 1857 में, और उन्होंने, क्रांतिकारियों ने दिल्ली को जीत लिया और अनेक भागों को जीत लिया।
1857 की क्रांति में कोई संगठनात्मक शक्ति नहीं थी, कोई लीडर नहीं था, एक जन सामान्य की क्रांति थी। अनेक विद्वान मानते हैं कि 1857 की क्रांति प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति नहीं थी। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ताराचंद, एस.एन. सेन, आर.सी. मजूमदार ने यह स्पष्ट किया कि 1857 की क्रांति संगठित नहीं थी, असंगठित क्रांति थी और असंगठित क्रांति के कारण से यह असफल रही। तो आज इतना ही, और इस बात को आगे बढ़ाने, इस पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाने के लिए एक और लेक्चर मैं आपके सामने दूंगा और इस लेक्चर के बाद मैं मूल कोर्स पर आऊंगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, भारत का रूप क्या था, शोषण का रूप क्या था, धार्मिक सामाजिक रूप क्या था, यह मैं संकेत आपको करना चाहता हूं।